आईपीएल में मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। एक टीम अपना पिछला मैच बहुत ही बड़े अंतर से हारी थी, दूसरी टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस टीम ने जीत दर्ज की थी वो यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 3 मुकाबले शारजा में जो खेले थे लास्ट सीजन, वो तीनों मैचेस हारी थी। और ये अच्छी बात मैं कह रहा हूं इसलिए सीएसके के फैंस के लिए नहीं, आरसीबी के फैंस के लिए ये अच्छी खबर होगी। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। और हमारे साथ इस मैच पर चर्चा करेंगे दीपदास गुप्ता। दीप, सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि कोहली पर जीत का दारोमदार होगा और इस वक्त हम उनके रिकॉर्ड देख रहे हैं। जहां तक ओपोनेंट्स का सवाल है ना, तो विराट कोहली के लिए सेकंड बेस्ट ओपोनेंट्स आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स रहे हैं। सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने इनसे ज्यादा रन बनाए हैं। और दूसरी तरफ सीएसके की अगर हम रिकॉर्ड देखें तो किसी भी बल्लेबाज ने विराट कोहली से ज्यादा रन उनके खिलाफ नहीं बनाए हैं। ये हमारे आंकड़े इस वक्त दर्शा रहे हैं। तो एक तो ये चीज कि रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, दीप। दूसरी बात यह कि छोटा मैदान है, हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा यहां पर, तो शायद विराट के लिए फॉर्म में लौटने का इससे बेहतर मौका नहीं होगा। बिल्कुल निखिल, सहमत हूं मैं आपसे कि नंबर्स अच्छे हैं चेन्नई के खिलाफ। उनके इनफैक्ट उनके नंबर्स सबके खिलाफ अच्छे हैं। जस्ट दैट के पिछले कुछ महीनों में या कुछ लगा लीजिए साल 1.5 साल में उस हिसाब से रन नहीं आए उनके बल्ले से। लेकिन इससे बेहतर मौका नहीं है। शारजा का मैदान हाई स्कोरिंग मैदान, चेन्नई की बॉलिंग अटैक ठीक है लेकिन उतना भी खास नहीं, खासकर इन पिचेस की मैं बात कर रहा हूँ। शारजा की जो पिच है उसके हिसाब से तो इससे अच्छा मौका नहीं है विराट के पास। एंड आई विल बैक विराट फॉर श्योर की रन बनाए इस मैच में। चलिए, अगला पॉइंट हमारा यह है कि रविंद्र जडेजा के हाथ में होगी मैच की चाबी। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप तीन जो टॉप बल्लेबाज हैं आरसीबी के, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, उनके खिलाफ रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन हम देख रहे हैं काफी अच्छा रहा है। वो 3 बार आउट कर चुके विराट कोहली का, ग्लेन मैक्सवेल को तो 6 बार आउट कर चुके हैं। और हालांकि एबी डिविलियर्स के खिलाफ सिर्फ 4 विकेट नजर आते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2019 से वो 3 पारियों में 2 बार एबी डिविलियर्स को आउट कर चुके हैं। तो हाल ही का फॉर्म एबी डिविलियर्स के खिलाफ उनका बहुत ही शानदार है। लेकिन यहां पर अगर एक कोई डिस्क्लेमर दीप मुझे डालना हो कि हाँ रिकॉर्ड तो अच्छा है, पर आपको लगता है यहां पर चाबी होगी उनके हाथ में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटा मैदान है, स्पिनर्स अक्सर ऐसे मैदानों पर इतने नहीं चलते। बिल्कुल सही कहा आपने निखिल। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली कि हालांकि नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं और ये तीनों जो बल्लेबाज आपने जिनकी बात कही ये थोड़ा सा इनका ये फंसते हैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड स्पिनर्स के आगे। तो मैं बिल्कुल जैसे आपने कहा कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ जिन आंकड़ों के बारे में आपने कहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मैदान में इस पिच के ऊपर क्या होगा, क्योंकि पिच अच्छा है साथ में मैदान बहुत छोटा है, यहाँ पे मिस हिट भी छक्के हो जाते हैं। तो वो देखने लायक बात होगी कि क्या वही नंबर्स दोहरा पाएंगे जडेजा इन तीनों के खिलाफ इस मैदान के ऊपर। लेकिन ये तीनों जो बल्लेबाज ये थोड़ा सा अगर किसी भी गेंदबाज किसी भी टाइप के गेंदबाज का अगर फंसते हैं तो वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। इन जनरल जानना चाहूंगा, क्या ये कहना सही होगा कि ये जो मैदान है, छोटा मैदान, ये ओवरऑल आरसीबी को ज्यादा सूट करे चेन्नई के मुकाबले? क्योंकि क्वाइट चिन्नस्वामी टाइप मैदान लगता है, जबकि हमने देखा है चेन्नई को थोड़ा बड़ा मैदान स्पिनर से चोक करना पसंद है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एमएसडी जो कप्तान है वो थोड़ा सा जो कंट्रोल है वो स्पिन से ज्यादा ढूंढते हैं कंट्रोल। ये उनका कप्तानी का एक स्टाइल है जहां पे जडेजा हो गए या दूसरे जो स्पिनर्स हैं उनके थ्रू कंट्रोल ढूंढते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इस पिच के ऊपर ना टर्न है और ग्राउंड छोटा है तो थोड़ा सा जो है मुश्किल हो सकता है सीएसके के लिए उस नजरिए से। साथ में आपने जैसे कहा कि आरसीबी उनको आदत है चिन्नस्वामी में खेलने का, तो उनको आदत है ऐसे पिचेस के ऊपर खेलना, ऐसे मैदान के ऊपर, हाई स्कोरिंग मैदान के ऊपर खेलने की आदत है। तो वो एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी आप कह सकते हैं आरसीबी की तरफ हो सकता है। हाँ, अब चयन को लेकर एक सवाल खड़ा होता है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। सैम करन खेलेंगे या ड्वेन ब्रावो? क्योंकि पिछले मैच में शायद सैम करन अवेलेबल नहीं थे, क्वारंटीन उनका पीरियड खत्म नहीं हुआ था, अब अवेलेबल है। लेकिन अब यहाँ पर जो थोड़ा कैच-22 सिचुएशन ये है कि डीजे ब्रावो ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया पिछले मैच में। थोड़े आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि
सैम करन जो डेथ ओवर्स में इंपैक्ट है बहुत ही शानदार है। और मैं यहाँ सिर्फ गेंदबाजी की बात नहीं कर रहा, बल्लेबाजी की भी अगर आप देखें तो आईपीएल 2020 और 2021 दोनों टाइम, एक टाइम उनका स्ट्राइक रेट 179 का था, अब जो पहला हाफ ऑफ द सीजन था वहां स्ट्राइक रेट 213 का था बैटिंग करते हुए करन का। और गेंदबाजी में भी वो बहुत शानदार है। अब उनकी जो प्रदर्शन देखेंगे हमेशा वो विकेट चटकाते हैं टुवर्ड्स द एंड, थोड़े एक्सपेंसिव जरूर रहे हैं वो डेथ बॉलिंग में। इकोनॉमी उनकी मैं देख रहा हूँ 11.3 की है, यहां पर डीजे ब्रावो थोड़े बेहतर होते हैं। आप किसकी तरफ जाएंगे? खैर मसला ये है कि अब ब्रावो जो थे वो पिछले मैच के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर आप कह सकते हैं, जिन्होंने गेंद के साथ विकेट लिया और साथ में जो वो 20-22 रन बनाए 7-8 गेंदों में, मेरे ख्याल से मोमेंटम शिफ्ट काफी हद तक सीएसके की तरफ उस पारी से था। तो काफी मुश्किल हो, क्योंकि जो उसके उनके अलावा भी अगर ब्रावो, मोइन, फैफ और जॉश हेजलवुड, ये आपके लगभग 4 सेट जो हैं आपके ओवरसीज हैं। तो हालांकि आप चाहते जरूर हैं कि सैम करन को खिलाएं, लेकिन फिलहाल जिस फॉर्म में ब्रावो हैं थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है कि ब्रावो सीपीएल के आखिरी के कुछ मैचेस नहीं खेले थे इंजरी के चलते। तो क्या वो 100% फिट है? मेरे ख्याल से वो भी एक सवाल होगा सिलेक्शन के पहले। इस बीच ये मुकाबला युवा तुर्कों की लड़ाई हम कह रहे हैं, यानी दो बहुत ही एक्साइटिंग युवा बल्लेबाज हैं। हम बात कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड और देवदत्त पडिक्कल की। दोनों के अगर आप परफॉर्मेंस देखें, पहले 15 मैचेस के बाद आईपीएल में मोस्ट रन्स में वो आते हैं टॉप 4 में। दोनों का नाम है तीसरे और चौथे पायदान पर। और जहां तक मोस्ट 50s का सवाल है, वहां पर भी दोनों आते हैं टॉप और सेकंड पोजीशन पर। थोड़ा सा मुझे हैरानी हो रही है दीप की एक ऐसा मुकाबला हो रहा है जहां एबी डिविलियर्स, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज एक तरफ है, एमएस धोनी, सुरेश रैना जैसे बल्लेबाज दूसरी तरफ, और हम बात करें इन दो युवा बल्लेबाजों की। ऑल्सो शोज यू कि इन्होंने कितना इंपैक्ट करा है इतने छोटे से करियर में। बिल्कुल सही कहा। और थोड़ा सा और खुशी की बात यह है कि आप हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगला जनरेशन इज कमिंग थ्रू, कि अब जो है वक्त आ गया अगले जनरेशन की भी, जो कि तैयार है, कमान पकड़ने के लिए तैयार है। अगला जनरेशन पडिक्कल, ऋतुराज, दोनों बहुत ही सक्षम बल्लेबाज हैं। और साथ में ये भी है कि शारजा का मैदान है, जो वो रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं वो भी जो है इनके नाम हो सकता है। दोनों ओपन करते हैं तो पूरा पूरा मौका है। और देखिए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कुछ अगले कुछ महीने होंगे, ये आईपीएल जरूर, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि आगे चलते हुए काफी जो है T20 मैचेस हैं, वर्ल्ड कप्स वगैरह हैं, और दारोमदार इनके ऊपर भी होगी, जो अगले जनरेशन है उनके ऊपर भी होगी। और अच्छा लग रहा है कि हम बातचीत इन इन लोगों के बारे में कर रहे हैं। और वैसे आरसीबी का देखा जाए तो टॉप ऑर्डर तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पिछला मैच को अगर हम हटा दें, वो एक वन ऑफ मैच था। मेन इशू उनका रहा है कि जो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर की परेशानी रही है। यहाँ पर आप क्या देखना चाहेंगे आरसीबी से, कि वही टीम के साथ जाएं, या कई लोगों का मानना है कि अगर आप सचिन बेबी की जगह या तो अजरुद्दीन को ले आए, वो एक थोड़े इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं, या फिर एक टिम डेविड की बड़ी चर्चा हो रही है। मैं जितने भी कमेंट्स देखता हूँ ना आजकल सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं उनको लाएं। तो आप हो सकता है अगर हसरंगा को लेके जाते हैं, शाहबाज आते हैं, तो डेविड फिट हो सकते हैं। आप किस तरफ जाएंगे? देखिए बड़ा अच्छा वो कॉल हो सकता है टिम डेविड का, क्योंकि जिस लय में टिम डेविड देखे हैं हाल ही में, वो बहुत ही ताबड़तोड़ फॉर्म में है, रिदम में है। तो वो एक जरूर सोच हो सकती है, और हसरंगा की जगह हो सकती है, खासकर शारजा के इस पिच पे जहाँ पे ज्यादा फर्क डलता नहीं है स्पिनर से। तो वो आप सोच जरूर सकते हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन की आपने बात की, मैं जरूर उनके साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो कीपर भी हैं, कीपिंग भी कर लेंगे। अगर एबी डिविलियर्स कह रहे हैं कि नहीं, वो नहीं करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, तो 3 पे, और वो टॉप ऑर्डर बैटर भी हैं, तो ऐसा नहीं कि मोहम्मद अजरुद्दीन आपके 3 नंबर बैट नहीं कर सकते, तो वो 3 नंबर बैट भी कर सकते हैं, कीपिंग भी कर लेंगे। और लास्ट टाइम जब डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ था तो अच्छे लय में दिखे थे। तो ये मेरा मानना है कि ये दोनों चेंजेस पॉसिबल हैं, और मेरे ख्याल से होने भी चाहिए। आखिरी में जानना चाहेंगे शारजा की पिच क्या कहती है, आपको क्या लगता है? हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि 12 मुकाबले हुए थे जो पिछला आईपीएल खेला गया था, उसमें उस दौरान 7 बार वो टीम जीती है जो चेस कर रही थी। लेकिन इसमें भी एक मैं आपको थोड़ा सा और टफ कर देता हूं आपका जवाब, वो ये कि शुरुआत में जो टीम पहले बैटिंग करी थी वो जीती, बाद में फिर इतना स्क्यूड इन फेवर ऑफ चेसिंग हो गया। अब क्या करेंगे? ओवरऑल रिकॉर्ड तो कह रहा है चेस करें, लेकिन शुरुआत में बैटिंग पहले भी अच्छी होती है। देखिए ये शुरुआत के मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ, 1 साल पीछे, क्योंकि
पहले बैटिंग करके इतने ज्यादा रन बन रहे थे, 200 220, हालांकि 220 21 रन भी चेज हुए यहाँ पे, लेकिन रन इतने बढ़ जाते हैं तो उसका एक एडवांटेज ये हो जाता है पहले बैटिंग का कि आप जिसे कहते हैं ना, यू कैन बैट द ऑपोजिशन आउट। आपने इतने रन बना दिए कि स्कोरबोर्ड प्रेशर इतना हो जाता है चेज करते टाइम कि वो मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे पिचेस के ऊपर ना सही टोटल जो है सेट करना पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 220 भी चेज हो गए, तो 180 200 सही स्कोर क्या है, पार स्कोर क्या है, या विनिंग स्कोर क्या है पहले बैटिंग करके, वो जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाद के टाइम पे 2 4 मैचेस हो जाए तो उसके बाद ये पिच थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा घूमने लगता है, तब आप शायद पहले बैटिंग करना चाहें। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस पिच के ऊपर यू वुड वांट टू चेज। और फिलहाल ये मुकाबला आरसीबी के लिए ज्यादा अहम होगा क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स काफी कंफर्टेबल है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर। दी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्विक इन्फो T20 टाइम।